All right, kids, welcome back to the online class. So, in our previous class, we started the practice of past paper one from syllabus, from section 2 of our syllabus. हमने, as you all know, हमने अपने पास पेपर का, हमने अपने सिलेबस का सेक्शन 2 कवर कर लिया, कंप्लीट कर लिया. वी आर डन, वी कंप्लीटेड सेक्शन 2. हमने HR, मैनेजमेंट एंड लीडरशिप और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, हमने वो सब कुछ वाइंड अप कर दिया था. तो हमने लास्ट क्लास में उसका पेपर 1 स्टार्ट किया कि ये देखने के लिए कि सर पेपर 1 में सेक्शन 2 के क्वेश्चन किस तरीके से टेस्ट किए जाते हैं. और वंस अगेन आपकी प्रैक्टिस के लिए, तो उसका हम लास्ट क्लास में एक सवाल पूरा अटैम्प्ट कर चुके हैं. ये एलेक्स वाला सवाल हम पूरा अटैम्प्ट कर चुके हैं कि एलेक्स ने एक बिजनेस स्टार्ट किया था, APB. ये वाला सवाल तो हम थ्रू आउट थॉरोली अटैम्प्ट कर चुके हैं. फिर मैंने आप लोगों को होमवर्क सेंड किया था, क्वेश्चन नंबर 2. मैंने आप लोगों को होमवर्क सेंड किया था. आई सेंड दिस क्वेश्चन 2 एज होमवर्क. मैंने ये क्वेश्चन 2 एज होमवर्क सेंड किया था और मैंने कहा था ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में खुद से अटैम्प्ट कराऊंगा. तो चले स्टार्ट करते हैं. आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 पहले पढ़ने जा रहा हूं. एप्लीकेशन मार्क करके दिखाऊंगा केस में कि एप्लीकेशन क्या है, हमारे पास कहाँ का एप्लीकेशन है. फिर देखते हैं एग्जामिनर ने क्या क्या सवाल हमसे मांगे और उसको किस तरीके से अटैम्प्ट करना है. ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं. लेट्स क्विकली स्टार्ट. कह रहा है सर, MBH इज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन द पब्लिक सेक्टर. अच्छा, पब्लिक सेक्टर, टू बी नोटेड कि ये एक पब्लिक सेक्टर में बिजनेस मौजूद है. ठीक है, पब्लिक सेक्टर आप सबको पता है कि द बिजनेसेस विच आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट, वो बिजनेसेस जो कि गवर्नमेंट के अंडर आ जाते हैं वो उसे पब्लिक सेक्टर कहते हैं. तो MBH एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है पब्लिक सेक्टर में. इट कंट्रोल्स 5 हॉस्पिटल्स and has 5,600 employees, including 440 डॉक्टर्स. अब आप नोट करो कि सर ये पब्लिक सेक्टर में आता है ये हॉस्पिटल. इसके पास, MBH के पास 5 हॉस्पिटल्स हैं और 5,600 एम्प्लॉयज हैं, जिसमें 440 440 डॉक्टर्स हैं. दिस इज दीज आर फ्री एप्लीकेशन मार्क्स. ये फ्री की एप्लीकेशन है हमारी. External recruitment is used when recruiting skilled employees. The human, नहीं ये 4 कहां से आ गया, 4 नहीं है. The human resources director uses ideas from Herzberg's theory to improve employee motivation. आप देखो, कह रहा है कि MBH के पास जो 5 हॉस्पिटल्स हैं उसमें 5,600 इंप्लॉयज हैं, जिसमें 440 डॉक्टर्स हैं. 440 डॉक्टर्स हैं. कह रहा है उन इन इन एम्प्लॉयज को, स्किल्ड एम्प्लॉयज को रिक्रूट करते हुए एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट की जाती है. मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से किसी को रिक्रूट नहीं किया जाता, बाहर से रिक्रूट करके लाया जाता है. और HR डायरेक्टर जो है वो एम्प्लॉय की मोटिवेशन. अच्छा, हॉस्पिटल्स हैं तो यू ऑल गाइस शुड बी अवेयर के डॉक्टर्स के अलावा और बहुत सारा स्टाफ होगा हॉस्पिटल में. बहुत सारा स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, इवन ऑपरेशन स्टाफ. ऑपरेशन वो नहीं, ऑपरेशन थिएटर वाला नहीं, हॉस्पिटल चलाने के लिए जो स्टाफ चाहिए, ऑपरेशंस कंडक्ट करने के लिए, ऑपरेशंस, बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशंस मैनेज करने के लिए, वो ऑपरेशंस, फाइनेंस के लिए लोग चाहिए होंगे, कैंपेन्स के लिए, प्रमोशंस के लिए, फंड रेजिंग की एक्टिविटीज करने के लिए लोग चाहिए होंगे. तो सर इसका मतलब है कि ठीक ठाक स्टाफ चाहिए. 5,600 एम्प्लॉयज हैं. स्किल्ड एम्प्लॉयज को रिक्रूट करने के लिए बाहर से रिक्रूटमेंट करते हैं और जो HR डायरेक्टर है वो अपने तमाम वर्कर्स की मोटिवेशन के लिए हर्जबर्ग की थ्योरी यूज करता है. रिकॉल करा देता हूं, जल्दी से रिकैप करा देता हूं.
हर्सबर्ग ने कहा था कि मोटिवेशन के दो ही फैक्टर्स हैं। एक वो फैक्टर्स जिनसे पॉजिटिव सेटिस्फैक्शन होती है, और एक वो फैक्टर्स जिनसे पॉजिटिव सेटिस्फैक्शन तो नहीं होती, लेकिन अगर वो ना हो तो डिससेटिस्फैक्शन हो सकती है। हाइजीन और मोटिवेटर्स। तो मोटिवेटर्स प्रोवाइड करने हैं इसलिए कि मोटिवेशन हो, हाइजीन प्रोवाइड करने हैं इसलिए कि डीमोटिवेशन ना हो। तो वो हर्सबर्ग की थ्योरी यूज कर रहा है। इसका मतलब हाइजीन फैक्टर्स वो प्रोवाइड कर रहा होगा ताकि वर्कर्स डीमोटिवेट ना हो, और मोटिवेटर्स फैक्टर्स वो प्रोवाइड कर रहा होगा ताकि वर्कर्स की मोटिवेशन बनी रहे। आगे देखते हैं। ही इज वरीड अबाउट कम्युनिकेशन बैरियर्स विद इन एमबीएच। वो एचआर का डायरेक्टर कंसर्न है कि एमबीएच के अंदर कुछ कम्युनिकेशन बैरियर्स मौजूद हैं। एमबीएच के अंदर कुछ कम्युनिकेशन बैरियर्स मौजूद हैं। द बिजनेस हैज अ टॉल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। टॉल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। टॉल, टॉल का मतलब है मैनी लेवल्स ऑफ हिरारकीज। टॉल का मतलब है मैनी लेवल ऑफ हिरारकीज एंड अ लॉन्ग चेन ऑफ कमांड। लॉन्ग चेन ऑफ कमांड, जाहिर सी बात है जब टॉल और स्ट्रक्चर है, मैनी लेवल ऑफ हिरारकीज हैं, बहुत सारे ग्रेड्स, बहुत सारे रैंक्स मौजूद हैं, तो चेन ऑफ कमांड भी तो लॉन्ग होगी। चेन ऑफ कमांड भी तो लॉन्ग होगी। ठीक है, लॉन्ग चेन ऑफ कमांड। मोस्ट ऑफ एमबीएच इंटरनल कम्युनिकेशन इज बाय ईमेल एंड फोन कॉल्स। कह रहे हैं ज्यादातर एमबीएच की जो इंटरनल कम्युनिकेशन है वो ईमेल और फोन कॉल्स के थ्रू है। इस बात को अंडरस्टैंड करना कि यार ज्यादातर जो एमबीएच की इंटरनल कम्युनिकेशन है वो ईमेल के थ्रू होती है या फोन कॉल्स के थ्रू होती है। तो सर ये हमारे पास पूरा केस गिवन है, हमें पूरा केस प्रोवाइड कर दिया गया है। अब हमारे पास पार्ट ए में क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सर पार्ट ए में कह रहा है आइडेंटिफाई टू ऑब्जेक्टिव्स फॉर अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन द पब्लिक सेक्टर। कह रहा है पब्लिक सेक्टर में दो ऑब्जेक्टिव्स, दो ऑब्जेक्टिव्स आइडेंटिफाई कर लो। पब्लिक सेक्टर के बिजनेसेस के दो ऑब्जेक्टिव्स आइडेंटिफाई कर लो। नोट कीजिएगा ऑब्जेक्टिव वन, ऑब्जेक्टिव वन। अच्छा, दो ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हो सकते हैं, फोकस कीजिएगा। पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट बिजनेस के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। सर पहला ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड प्रोवाइड टू प्रोवाइड सर्विसेज। देखते जाइएगा, टू प्रोवाइड सर्विसेज। एक और हो सकता है टू प्रमोट वेलफेयर, और हो सकता है टू अर्न फाइनेंसेस प्रॉफिट्स। सर जरूरी नहीं है कि पब्लिक सेक्टर से वेलफेयर और सर्विस के लिए मौजूद हो। पब्लिक सेक्टर की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट के फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में मदद करती हैं। टू क्रिएट जॉब्स, जॉब्स क्रिएट करना ऑब्जेक्टिव्स हो सकता है। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हो गए। आगे देखिएगा, आपसे कह रहा है डिफाइन चेन ऑफ कमांड। अब चेन ऑफ कमांड की बात कर रहा है, तो चेन ऑफ कमांड की अगर मैं आपको बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन दूं ना, बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन, गौर से देखिएगा। सिंपलेस्ट डेफिनेशन, इट इज द रूट through which, it is the route through which orders are passed down the level of hierarchies। जिस रूट के थ्रू ऑर्डर्स टॉप टू बॉटम पास डाउन होते हैं
उसे चेन ऑफ कमांड कहते हैं। लेकिन अगर मैं, ये हो गई, अच्छा ये मजे की बात, दिस विल ऑल्सो अर्न यू 2 मार्क्स। ये कंफर्म 2 मार्क्स की डेफिनेशन है। रूट थ्रू विच ऑर्डर्स आर पास डाउन द लेवल ऑफ हिरार्कीज, ये कंफर्म 2 मार्क्स की डेफिनेशन है। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा थोड़ा सा मोर कंस्ट्रक्टिव इसकी डेफिनेशन, अच्छा ऑर्डर्स पे हम, एक वर्ड मुझे रिकॉल हो गया, एक वर्ड मुझे रिकैप हो गया, मैं इस पे बात कर लेता हूं, फोकस कीजिएगा। ऑर्डर्स को हम अथॉरिटीज भी कहते हैं। ऑर्डर्स को हम अथॉरिटीज भी लिख सकते हैं, लिखते हैं बल्कि, ये देखिएगा, अथॉरिटीज, अथॉरिटीज। तो इट द रूट थ्रू विच orders or authorities are passed down the level of hierarchies, और इसका थोड़ा सा बेहतर कंस्ट्रक्टिव डेफिनेशन प्रोवाइड कर देता हूं, थोड़ी सी बेहतर कंस्ट्रक्टिव डेफिनेशन प्रोवाइड कर देता हूं। द स्ट्रक्चर इन एन ऑर्गेनाइजेशन, गौर से देखिएगा, द स्ट्रक्चर इन एन organization which allows instructions to be passed down from senior management to lower levels। तो सर दोनों एक ही बात कर रहा है, दीज बोथ विल एंड अप गेटिंग यू अर्निंग 2 मार्क्स। अब ये आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से अप्रोच रखो। कंस्ट्रक्टिव प्रॉपर डिस्क्रिप्शन भी बता दी, और सर स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन भी आपको बता दी। आगे नोट कीजिएगा, पार्ट सी की तरफ चलते हैं, पार्ट सी पे फोकस कीजिएगा। कह रहा है आउटलाइन 2 ways MBH can use ideas from Herzberg's theory to motivate its employees। अब आप नोट कीजिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा। कह रहा है 2 तरीके बताओ, 2 तरीके कि किस तरीके से हर्सबर्ग की थ्योरी यूज करते हुए अपने एम्प्लॉयज को एचआर डायरेक्टर मोटिवेट कर सकता है। सर मैं अगर आप लोगों को वो हर्सबर्ग्स के 5 मोटिवेटर्स रिकैप करा दूं। हर्सबर्ग्स ने कहा कि 5 फैक्टर्स हैं, 5 फैक्टर्स, देखते जाइएगा। हर्सबर्ग्स ने कहा था 5 फैक्टर्स ऑफ मोटिवेशन, कि ये वो 5 फैक्टर्स हैं जिनसे मोटिवेशन होती है। ये वो 5 फैक्टर्स हैं जिनसे मोटिवेशन होती है। अगर वर्कर की जॉब पर ये 5 फैक्टर्स मौजूद हो, वर्कर को मोटिवेशन होगी। सर कौन से 5 फैक्टर्स, देख लीजिएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमने पढ़े हैं, ये हमने पढ़े हैं, ये हमने थ्योरी के टाइम पढ़े हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी, अचीवमेंट, recognition फॉर अचीवमेंट, उसी अचीवमेंट की recognition, एडवांसमेंट, प्रमोशंस, और वर्कर का खुद का काम, वर्क इटसेल्फ, कि अगर उसका काम उसको खुश करता है, मोटिवेट करता है, तो वो मोटिवेटेड रहेगा। ये देखें जरा, 5 फैक्टर्स विच एक्चुअली रिजल्ट्स इन मोटिवेशन। 5 फैक्टर्स जो असल में मोटिवेशन क्रिएट करते हैं हर्सबर्ग की थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो अब ये इसे कैसे यूज कर सकता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये इसे कैसे यूज कर सकता है, तो एचआर डायरेक्टर इन 5 में से कोई भी चीज वर्कर को प्रोवाइड कर रहा होगा तो वर्कर की मोटिवेशन बढ़ी होगी। वर्कर पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहे होंगे, मोटिवेशन बढ़ी होगी। वर्कर्स कुछ अचीव कर रहे होंगे,
उनकी मोटिवेशन बढ़ी होगी, उस अचीवमेंट पर उन्हें रिकग्निशन मिलेगा। जैसे जो इसमें पैरामेडिकल स्टाफ होगा या इमरजेंसी स्टाफ होगा, अगर उन्होंने कुछ लोगों की जानें बचाई, तो सर उसकी रिकग्निशन होगी, उनकी मोटिवेशन बढ़ेगी। जूनियर्स को सीनियर लेवल पर आने का मौका मिलेगा। हाउस जॉब्स वालों को फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट्स का मौका मिलेगा, एडवांसमेंट। तो सर ये उनकी मोटिवेशन है। तो अब आप देखें, इसमें हमें हमने पढ़ा है, ये हमने पढ़ा है कि जो 4 मार्क्स का ब्रेकअप है, जो 4 मार्क्स का ब्रेकअप है, सर दैट गोज टू नॉलेज, टू नॉलेज एंड टू एप्लीकेशन, राइट। तो सर वे वन में 1 नॉलेज एंड 1 एप्लीकेशन वे वन में मिलेगा, और 1 नॉलेज एंड 1 एप्लीकेशन आपको वे टू में मिलेगा। तो अब किस तरीके से नॉलेज और एप्लीकेशन को अलाइन करेंगे, ये आपके सामने आंसर लिखने जा रहा हूं, फोकस कर लीजिएगा। सर वे वन कुड गिव, HR डायरेक्टर कुड गिव एम्प्लॉइज मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये हो गई नॉलेज, नोट करिएगा, गौर से देखिएगा, सच एज हैंडलिंग emergencies at, या हैंडलिंग इमरजेंसी केसेस, वो थोड़ा सा बेटर लगेगा, इमरजेंसी केसेस एट हॉस्पिटल। ये देखें एप्लीकेशन, ये देखें एप्लीकेशन, कुड गिव एम्प्लॉयज मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये एम्प्लॉयज को ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे सकते हैं, ये रहा रिस्पॉन्सिबिलिटी। और रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे सर, इमरजेंसी केसेस आए हॉस्पिटल में तो वो उन्हें हैंड ओवर कर दिए। इसी तरीके से हमारे पास, अच्छा मैं एक काम करता हूँ, मैं 2 से ज्यादा आंसर प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ, यहाँ 2 से ज्यादा आंसर्स आपको देने की कोशिश करता हूँ। तो मैं यहाँ से वे टू हटा रहा हूँ, यहाँ पे लेके जा रहा हूं वे टू, ठीक हो गया। अब वे टू एक और तरीका रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अलावा, गौर से देखिएगा, ऑफर मोर इंटरेस्टिंग एंड डाइवर्सिफाइड वर्क। सर वर्क इटसेल्फ, काम, वर्क इटसेल्फ, काम को डाइवर्सिफाई कर दो। मिसाल के तौर पे, मिसाल के तौर पे उन्हें, लेट सपोज, जनरल चेकअप वार्ड से निकाल के, लेट सपोज ओटी ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट कर दिया जाए, ओटी से निकाल के फार्मेसी में शिफ्ट कर दिया जाए। तो जाएं और सीखें और ट्रेनिंग लें, नया सीखें, इमरजेंसी से हटा के जनरल चेकअप में, जनरल चेकअप से हटा के इमरजेंसी में, क्योंकि जनरल वार्ड्स या जनरल क्लिनिक बोलेंगे तो उसमें और इमरजेंसी की वर्किंग में जमीन आसमान का फर्क है सर। हॉस्पिटल अगर, अल्लाह ना करे हम हॉस्पिटल ऐसे बुरी न्यूज़ के लिए जाएं, हॉस्पिटल में अच्छी न्यूज़ भी आती हैं, खुशी की खबर भी आती है हॉस्पिटल में, लेकिन हॉस्पिटल से अल्लाह बचाए वैसे हमें, आमीन। लेकिन अगर हॉस्पिटल को क्लोजली ऑब्जर्व करें तो हमें नजर आता है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बहुत डिफरेंट तरीके से काम कर रहे होते हैं। तो सर ऑफर मोर इंटरेस्टिंग एंड डाइवर्सिफाइड वर्कर्स, नोट कीजिएगा, नोट कीजिएगा, एज मोस्ट ऑफ them आर स्किल्ड वर्कर्स। आप देखें सर वो स्किल्ड वर्कर्स हैं, आप देखें दे आर, मेजॉरिटी ऑफ देम आर स्किल्ड वर्कर्स।
ये हमें केस में बताया हुआ है। तो आप उन्हें अगर इंटरेस्टिंग और डाइवर्सिफाइड वर्क देंगे तो वो करेंगे, खुशी खुशी करेंगे। यह आ जाएगा अब हमारे पास वे थ्री। यहां पे मैं आपके सामने वे थ्री तीसरा तरीका मेंशन करने जा रहा हूं, वो फोकस कीजिएगा, गौर से देखिएगा। गिव चांसेस, गिव चांसेस फॉर प्रमोशंस। तो आप देखो, एडवांसमेंट और प्रमोशन, ये है ना एडवांसमेंट प्रमोशन। हर्सबर्ग ने कहा कि अगर किसी वर्कर की जॉब पर उसे प्रमोशन और एडवांसमेंट की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी तो सर उसकी उसकी मोटिवेशन बढ़ेगी। तो इसकी एप्लीकेशन क्या बन सकती है? एज एमबीएच हैज अ टॉल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो सर एमबीएच के टॉल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होने का मतलब ये है मैनी डिफरेंट लेवल्स ऑफ हिरारकीज, मैनी डिफरेंट लेवल ऑफ हिरारकीज। तो वर्कर्स के लिए प्रमोशन के चांसेस ओपन करें, वो प्रमोट होते 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 ऊपर तक पहुंचेंगे, टॉप तक पहुंचेंगे, मोटिवेशन बढ़ेगी। तो आप देखें किस तरीके से हमने नॉलेज और एप्लीकेशन को अलाइन किया है। We have been doing this for since our section 1 practice past papers, then monthly test, then now over here this is the second question of section 2। तो आप देखो हम अब तक ठीक ठाक ऐसे सवाल अटैम्प्ट कर चुके हैं जहां नॉलेज और एप्लीकेशन को अलाइन किया है। आगे चलते हैं पार्ट डी। पार्ट डी कह रहा है एक्सप्लेन हाउ एमबीएच माइट रिड्यूस और रिमूव ईच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन बैरियर्स। अच्छा, अब आप नोट करें, फोकस कीजिएगा इस बात पे। सर वो एचआर डायरेक्टर के बारे में ही बताया था कि वो कंसर्न है, वो परेशान है, वरीड है कि जो कम्युनिकेशन बैरियर्स मौजूद हैं एमबीएच के अंदर, एमबीएच ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ कम्युनिकेशन बैरियर्स मौजूद हैं, वो परेशान है। और उसने ये भी बताया कि एमबीएच में ज्यादातर जो कम्युनिकेशन होती है वो ईमेल और फोन कॉल्स के थ्रू होती है। ये यहां पर उसने हमें बताया हुआ है। मोस्ट ऑफ द एमबीएच इंटरनल कम्युनिकेशन इज बाय ईमेल एंड फोन कॉल्स। ही इज वरीड अबाउट कम्युनिकेशन बैरियर्स विद इन एमबीएच। तो अब अब एग्जामिनर ने आपको दो बैरियर्स प्रोवाइड कर दिए हैं, दो बैरियर्स। एक तो एग्जामिनर कह रहा है देखो भाई मैसेजेस लॉस्ट, ये एक बैरियर है, ये एक बैरियर है। दिस इज द बैरियर वन। ये बैरियर वन है कि ऑर्गेनाइजेशन में मैसेज खो जाते होंगे, लॉस्ट हो जाते होंगे। टॉल स्ट्रक्चर है ना, एप्लीकेशन में आ जाएगा, वैसे टॉल स्ट्रक्चर है ना, सुन लीजिएगा। तो ऊपर से ऑर्डर चला तो बीच में कहीं खो गया, ऊपर से ऑर्डर आया यार, मुझे लेट सपोज ऑर्डर आ गया कि उस तक मैसेज पहुंचाओ और मैं बहुत सारे कामों में मिस कर गया, मैसेज लॉस्ट। एक बैरियर। वो पूछ रहे हैं, आप से पूछ रहे हैं कि बताओ इसको ठीक कैसे करेंगे, मैसेज लॉस्ट को ठीक कैसे करेंगे। तो जब आप उसकी रेमेडी बताएंगे, आप जब उसका सॉल्यूशन बताएंगे, फोकस कीजिएगा, तो आपको एक नंबर मिलेगा नॉलेज का, और फिर आप उसकी एक्सप्लेनेशन देंगे तो एक एप्लीकेशन और एक नंबर एनालिसिस का। वो चेन चेन ऑफ कॉस्ट एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट के जो रेमेडी आप बताओगे उससे होगा क्या। जो आप रेमेडी बताओगे कि भाई मैसेजेस लॉस्ट हो रहे हैं, तो मैसेजेस लॉस्ट बचने से लिए हम ये करें, उससे क्या क्या होगा वो आपने यहां एनालिसिस में बताना। इसी तरीके से एग्जामिनर ने आपको यूज ऑफ जार्गन,
यूज ऑफ जार्गन, ये आपको एग्जामिनर ने बैरियर टू बता दिया है, बैरियर टू। कि देखो भैया, ये सेकंड बैरियर है कम्युनिकेशन में। दिस इज द सेकंड बैरियर इन कम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेशन में आपका सेकंड बैरियर है। कि यूज ऑफ जार्गन्स का मतलब है टेक्निकल लैंग्वेज, अनक्लियर लैंग्वेज, वो टेक्निकल वर्ड्स। डॉक्टर्स की एक अपनी जबान होती है। अच्छा आप देखो डॉक्टर्स की हैंड राइटिंग कितनी मुश्किल होती है, डॉक्टर्स की हैंड राइटिंग कितनी मुश्किल होती है, आम आवाम को तो समझ भी नहीं आती। मुझे तो लगता है कि वो लिखते कुछ और हैं और वो कुछ और पढ़ता है, वो अपनी मर्जी से कुछ भी पढ़ लेता है और दे देता है, मुझे ही ऐसा लगता है। हाँ मुझे ऐसा लगता है कि वो लिखा हुआ कुछ और है, वो बोलता है अच्छा हाँ ये लिखा हुआ है, वो देखते हो बस ये जी नजर आया, कहते सर ग्लूकोज लिखा हुआ है, ग्लूकोज। हाँ उसको कुछ लेट सपोज एफ नजर आया, वो कहते सर फेब्रॉल लिखा हुआ है, वो कुछ भी वो आपको कुछ भी प्रोवाइड कर देगा। जस्ट जोकिंग ओवर है। तो सर यूज ऑफ जार्गन्स, डॉक्टर की अपनी एक लैंग्वेज है, तो अगर वो अपनी टर्म्स यूज करेंगे तो जाहिर सी बात है सर कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। जो शायद फ्रेश आए हुए हैं, नए आए हुए हैं, शायद वो मेडिकल टर्मिनोलॉजीज को इतने आसानी से नहीं अंडरस्टैंड करते होंगे। आपको उसकी रेमेडी बतानी है कि बताओ भाई इसकी रेमेडी क्या होगी, यूज ऑफ जार्गन्स को खत्म करने की रेमेडी आपको बतानी है। या ये बैरियर तो है, इसको सॉल्व कैसे करें, इसको कम कैसे करें, प्रॉब्लम्स कैसे ये इससे, ये जो जार्गन्स का यूज है इसको कम करें, या इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज है उसको कैसे कम करें, क्या ऐसा कर लें कि इसकी वजह से बैरियर क्रिएट ना हो। आप जब उसको एक्सप्लेन करोगे तो एप्लीकेशन और एनालिसिस पॉइंट यहां पर आ जाएगा। तो अब आप देखो, मैं आपके सामने मैसेजेस लॉस्ट पे काम करने जा रहा हूं। बहुत सिंपल, जब ऑर्गेनाइजेशन में टॉप टू बॉटम देखते जाइएगा, जब ऑर्गेनाइजेशन में टॉप टू बॉटम, अच्छा मैं सिर्फ हम सिर्फ टॉल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को ही नहीं कंसिडर रखेंगे, बल्कि आप ये भी देखो कि सर उसके 5 हॉस्पिटल्स हैं, 5 हॉस्पिटल्स, और 5,600 एम्प्लॉयज हैं, 5,600 एम्प्लॉयज। तो सर कम्युनिकेशन में डिफिकल्टीज तो फॉर श्योर होंगी। कौन से हॉस्पिटल में मैं जब भी केस को पढ़ता हूं, मेरी एक आदत है, मैं जब भी केस को पढ़ता हूं मेरी एक आदत है, मैं रिकमेंड भी करता हूं। और अभी पेपर वन में तो हमारे पास शॉर्ट केसेस आते हैं, पेपर वन में तो 4-4 5-5 लाइनों के केस होते हैं, तो यहाँ पे इतना इंटरेस्टिंग नहीं होता। लेकिन आपका जब पेपर टू आएगा तो उसमें पूरा केस आएगा कॉम्प्रिहेंसिव, 1.5-2 पेज का, 1.5 से 2 पेज का केस होता है आपका पेपर टू में। तो आपको रियलाइज होगा वहां पर। और फिर जब मैं एएस एएस करा रहा होता हूँ तो एएस का पेपर टू, फिर ए टू, तो ए टू में दोनों पेपर में, पेपर थ्री और पेपर फोर में केस स्टडी है। तो बड़े केसेस हैं वहां, बड़े केसेस हैं, अंडरस्टैंड कीजिएगा। तो मैं बाकायदा तमाम केस को एक रियल वर्ल्ड बिजनेस से लिंक करना शुरू कर देता हूं। तो अब आप अंडरस्टैंड करो, अगर मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा हूं कि यार ये 5 हॉस्पिटल हैं, तो कराची में लेट सपोज 5 हॉस्पिटल्स हैं, अलग अलग एरियाज में लोकेटेड हैं, एक ही हॉस्पिटल की 5 अलग ब्रांचेस लोकेटेड हैं, ठीक है ना। और वो आपस में 5,600 एम्प्लॉयज हैं, क्या कोऑर्डिनेशन होती होगी आपस में, जबरदस्त। और ये देखना कि कहाँ पे कितने बेड्स अवेलेबल हैं, कौन सा रूम अवेलेबल है, किस पेशेंट की रिक्वायरमेंट कहाँ पे फुलफिल हो जाएगी, कहाँ पे इक्विपमेंट्स कौन कौन से अवेलेबल हैं, कहाँ नए इक्विपमेंट्स की जरूरत है, कहाँ पुराने इक्विपमेंट्स को सिर्फ फ्रेश करने की जरूरत है, रिप्लेस करने की जरूरत है। ये आपस में एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन रखना कि यार हमारे पास ये रूम इस वक्त अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैं अभी 1 मिनट में क्रॉस चेक करके आपको बता देती हूं कि ये क्या, ये सर ये शारा फैसल वाली ब्रांच पर अवेलेबल है। आप कहें तो यहीं से आपकी बुकिंग कर देती हूँ, आप पेशेंट को ले जाएं वहां पे एडमिट करा दें। कम्युनिकेशन इफेक्टिव होना बहुत जरूरी है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है, नोट कीजिएगा, इस बात पे फोकस कीजिएगा। अब मैसेज लॉस्ट हो जाते होंगे, इसके लिए क्या करें, इसको
ठीक कैसे करें, या इसको इसको इम्प्रूव कैसे करें, या इसको खत्म कैसे करें, कम कैसे करें, इसका इम्पैक्ट कैसे इसका जो मैसेजेस लॉस्ट हो रहे होंगे उसको कैसे कम किया जाए। सर, आस्क आस्क फॉर फीडबैक। फीडबैक मांगे, फीडबैक मांगे। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि मेरे पास मैसेज आया और मैं आगे कन्वे करना भूल गया, तो मेरा सीनियर मुझसे फीडबैक मांगे। हाँ भाई, उसने क्या जब मैं मैसेज दिया, ओ सर सॉरी मैं मिस कर गया। आस्क फॉर फीडबैक, फीडबैक मांगे टू इंश्योर, टू इंश्योर दैट मैसेज is message has been delivered to the right person, received and understood। या फिर पर्सन का वर्ड इधर से हटाता हूं, नोट कीजिएगा, गौर से देखिएगा। टू इंश्योर दैट मैसेज हैज बीन डिलीवर्ड, इसको थोड़ा सा आपके सामने चेंज करता हूं, ये देखिएगा। टू इंश्योर दैट दैट मैसेज हैज बीन डिलीवर्ड, रिसीव्ड, delivered, received and understood by या within 5, कितने एम्प्लॉयज थे, 5,600, 5,600, within 5,600 एम्प्लॉयज। तो सर ये हो गई हमारी एप्लीकेशन, एंड अंडरस्टूड तक हो गई हमारी एनालिसिस। मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर दूं, ये लीजिए, ये लीजिए। तो सर, टू इंश्योर फीडबैक ऐड करो, टू इंश्योर दैट मैसेज डिलीवर हो गया, रिसीव हो गया और अंडरस्टूड हो गया। किनके 5,600 एम्प्लॉयज में से जिसको भी मैसेज दिया गया है। सो आई होप दैट दिस इज वेरी क्लियर। आगे चलते हैं, यूज ऑफ जार्गन। अब सर जार्गन यूज करें, टेक्निकल लैंग्वेज यूज करें, इसको कैसे रिमूव करें, इस बैरियर को कैसे खत्म करें, इसको कैसे ठीक ठीक ठाक करें। यूज सिंपल लैंग्वेज। जाहिर सी बात है सर, इसका बड़ा आसान हल यही है कि ऑर्गेनाइजेशन इन्फोर्स करे कि भाई सिंपल लैंग्वेज यूज करो, टेक्निकल वर्ड्स यूज ना करो, सिंपल लैंग्वेज यूज करो ऑन फोन कॉल्स, ईमेल्स। ईमेल्स पर सिंपल लैंग्वेज यूज करो, फोन कॉल्स पे सिंपल लैंग्वेज यूज करो, सो दैट it becomes easy for everyone to understand the message। सिंपल लैंग्वेज यूज करोगे तो सबके लिए मैसेज समझना आसान हो जाएगा। ये आप देखें, ये हो गई एनालिसिस। तो आप देखें आपके सामने एप्लीकेशन भी आ गई, एनालिसिस आ गई, नॉलेज आ गई।
हमने नॉलेज भी बता दिया किस तरीके से बैरियर्स रिड्यूस करेंगे, एप्लीकेशन और एनालिसिस बता दी। अब हमारे पास आखिरी पार्ट है इस सवाल का, डू यू थिंक एन ऑर्गेनाइजेशन, और ये बात आपको पता है, पार्ट ई हमारा ओपन क्वेश्चन होता है, जनरल क्वेश्चन होता है। इट इज नॉट रिलेटेड टू, इट वॉन्ट बी रिलेटेड टू द केस, ये केस से रिलेटेड नहीं है, इसमें एप्लीकेशन नहीं है। डू यू थिंक एन ऑर्गेनाइजेशन शुड ऑलवेज यूज एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट व्हेन रिक्रूटिंग स्किल्ड एम्प्लॉयज? जस्टिफाई योर आंसर। वो आपसे कह रहे हैं कि आप बताएं क्या ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट करनी चाहिए जब भी वो स्किल्ड एम्प्लॉयज को रिक्रूट करें? कह रहे हैं जस्टिफाई कर दो अपने आंसर को। आप देखो ओपन एंडेड है, ओपन एंडेड है कि रिक्रूटमेंट करते वक्त क्या हमेशा एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट होनी चाहिए? जस्टिफाई। हम बात करेंगे, अच्छा इसका ब्रेकअप आप सबको पता है, मार्क्स का ब्रेकअप, टू नॉलेज, टू एनालिसिस एंड टू इवैल्यूएशन। दो नॉलेज, दो एनालिसिस, दो इवैल्यूएशन, आप सबको पता है। तो हम इसमें बात करेंगे हाँ, यस करना चाहिए। क्या फायदे हैं? नहीं, इंटरनल रिक्रूटमेंट करनी चाहिए क्योंकि उसके फायदे हैं। और एंड में जस्टिफिकेशन बता देंगे अपनी, जस्टिफाई कर देंगे इवैल्यूएशन। तो आंसर दोनों तरफ बात करेगा, ये नहीं कि मैं बोलूं हाँ करना चाहिए, ये फायदे ये फायदे ये फायदे, हाँ करना चाहिए। तो इट वोंट एंड अप डिस्कसिंग द एनालिसिस पार्ट, इट वोंट कवर द एनालिसिस पार्ट। तो वहां एनालिसिस नहीं हुई हमारी, हम दोनों तरफ बात करेंगे। हम एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के फायदे बताएंगे, इंटरनल रिक्रूटमेंट के फायदे बताएंगे। अच्छा ये भी अप्रोच रख सकते हो कि हाँ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट करनी चाहिए, ये फायदे हैं। नहीं, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के ये नुकसान है। एक ही बात है, आप इंटरनल के फायदे बताओ या एक्सटर्नल के नुकसान बताओ, वो एक ही काम हो जाएगा। लेकिन बात दो तरफा करनी है, द आंसर शुड बी टू साइडेड। आपके सामने अटैम्प्ट करने जा रहा हूं, नोट कीजिएगा, फोकस कीजिएगा, आपके सामने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने जा रहा हूं। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, external recruitment can bring in new skills and ideas। सर ये आप पढ़ चुके हो, ये बात आपको पता है कि एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट से नया ब्रेन, नया माइंडसेट ऑर्गेनाइजेशन में जब आता है तो सर नए आइडियाज ऑर्गेनाइजेशन में, नए स्किल्स नए आइडियाज ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं। इससे होगा क्या, होगा क्या इससे, नोट कीजिएगा, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट कैन ब्रिंग न्यू स्किल्स एंड आइडियाज विच विल improve overall organize overall organizations working, resulting in efficiencies and productivity, improve productivity and improved प्रोडक्टिविटी। ये फायदा होगा अगर नए स्किल्स और नया माइंडसेट, नए आइडियाज आएंगे ऑर्गेनाइजेशन में। देखते जाइएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा। वेयर एज, वेयर एज, सीधी सीधी बात करेंगे, बिल्कुल सीधी सीधी बात, इंटरनल रिक्रूटमेंट, इंटरनल रिक्रूटमेंट कैन हेल्प मोटिवेट अदर employees
जब आप इंटरनली रिक्रूट करते हो, प्रोमोट करते हो, तो ये भी हमने पढ़ा है कि बाकी लोगों को एक पुश मिलता है, मोटिवेशन मिलती है कि यार हमारा भी प्रमोशन हो सकता है, हम भी बेटर कर सकते हैं. सो इंटरनल रिक्रूटमेंट कैन हेल्प मोटिवेट अदर एम्प्लॉयज which could lead which could lead to या which will lead to higher job satisfaction, leading to few people leaving the organization. जब लोगों को ये मोटिवेशन होगी कि हाँ भाई हमें भी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी प्रमोशन की और एडवांसमेंट की, तो जॉब सेटिस्फैक्शन बढ़ेगी, जिससे कम लोग आपकी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जा रहे होंगे. ये बहुत बड़ा फायदा है. अब हमें एंड में इवैल्यूएशन देनी है, जस्टिफाई करना है, अपनी बात करनी है कि क्या लगता है. नोट कीजिएगा, ओवरऑल. ओवरऑल अब आप देखो मैं क्या, आ, अब मैं यहां तो एक तरफ हो जाऊं कि हाँ भाई एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट अच्छा है, वो बात कर लूं, एक एक फेवर उसका और बता दूं, एक एडवांटेज, या ये बताऊं कि नहीं भाई इंटरनल रिक्रूटमेंट ज्यादा अच्छा है तो उसकी तरफ चले जाऊं. मतलब आंसर में मैं एक तरफ भी हो सकता हूं और मैं एग्जामिनर पे भी क्वेश्चन थ्रो कर सकता हूं कि देखो एग्जामिनर साहब, इंटरनल रिक्रूटमेंट अच्छा है या एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट अच्छा है, ये तो डिपेंड करता है. तो मैं डिपेंड वाली इक्वेशन भी आपको आज ओपन करके दिखा रहा हूं कि हम किस तरीके से एग्जामिनर पे सवाल फेंकते हैं कि भाई एग्जामिनर साहब अगर इस सवाल का जवाब पता होता तो हम ज्यादा बेटर आंसर करते, या इवैल्यूएशन कंक्लूड करना, जस्टिफाई करना ज्यादा आसान होता. ये फैक्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, तो नोट कीजिएगा. ओवरऑल इट डिपेंड्स ऑन द स्किल्स within the business, because if there are no suitable workers within the business, then organization would have to recruit externally. The only choice. आप देखें, हमने बता दिया कि भाई ये तो डिपेंड करता है. अच्छा, स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है, बजट के ऊपर डिपेंड करता है, टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, कितना टाइम है आपके पास एम्प्लॉय हायर करने के लिए, कितना बजट है आपके पास एम्प्लॉय हायर करने के लिए, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की करंट स्किल्स कितनी हैं, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है. तो ये तो तमाम फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इंटरनल रिक्रूटमेंट करो या एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट करें. मुझे बताएं, इज दिस क्लियर?